हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को स्टडी विद गीता मैम के चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तैयारी तो पूरी हो गई होगी क्योंकि एग्ज़ाम तो आ गई, एग्ज़ाम का डेट। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रीवियस क्वेश्चन एक बार कम से कम पढ़ जाइए। और जितना मैं अभी प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ, सबका सब ऑनलाइन मोड में पूछे गए प्रश्न थे। ये जो है 10 जनवरी 2022 को जो क्वेश्चन पूछे थे वो आज आप लोग के सामने है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और वो सीडीपी का है, जिसमें देखिए आपको 30 में कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य क्या होता है, डॉट डॉट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है मूर्त और अत्यधिक जटिल, दूसरा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ, तीसरा अप्रासंगिक, चौथा बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ। विद्यार्थी सीखने के लिए जो है प्रेरित महसूस तब करेंगे जब काम जो उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि जटिल होगा तो वो मतलब सीखने में प्रेरित महसूस नहीं करेगा, अप्रासंगिक भी नहीं करेगा, चुनौतीपूर्ण तो होना ही नहीं। तो इसमें जो है उसके वास्तविक दुनिया, जैसे मान लीजिए जो वो मतलब लाइफ टाइम में जो काम हो रहा है या जिससे वो परिचित है, उससे वो जुड़ा हुआ है, तो उसको ज़्यादा मतलब वो प्रेरित होता है उस सीखने में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, संवेग उससे संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? पहला ऑप्शन है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दूसरा दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तीसरा केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करते हैं, और चौथा है केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। संवेग से संबंधित जो है समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों के संबंध को एक दूसरे से क्या है, गुथा हुआ है, दोनों को मतलब सेम दृष्टि से देखना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है अगला, इसमें अभिकथन ए है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से प्रभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, और कारण आर दिया हुआ है, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अभिकथन ए में कह रहा है कि शिक्षकों को, अभिकथन ए क्या बोल रहा है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, और कारण आर बोल रहा है, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो ये दोनों कथन जो है गलत हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणाम का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? पहला ऑप्शन है समावेशन, दूसरा भ्रांति, तीसरा समस्या समाधान, और चौथा रटकर याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नए स्पष्टी तैयार करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से जो है परे जाना और परिणाम का मूल्यांकन करना समस्या का महत्वपूर्ण भाग है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन समावेशन, दूसरा खंडीकरण, तीसरा अनुबंधन, चौथा अधिसंज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति को खंडीकरण कहते हैं। दोस्तों, खंडीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में तोड़कर आसानी से याद करना। जैसे मोबाइल नंबर मान लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 8434545540।
इसको हम लोग खंडित करके याद करेंगे, यानी कि तोड़ देंगे। जैसे 843, 445, 5430, इसको क्या कर दिए, खंडित कर दिए, टुकड़े कर दिए और तब याद किए, तो ये क्या हो गया, आसानी से याद हो गया। तो यही जो है वो खंडीकरण कहलाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। वह विद्यार्थी के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पहला ऑप्शन है घोषणात्मक, दूसरा अधिसंज्ञानात्मक, तीसरा प्रतिक्रियात्मक और चौथा शब्दार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास जो है अधिसंज्ञानात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिपादक शिक्षण, दूसरा पूछताछ आधारित शिक्षा, तीसरा शिक्षण की व्याख्यान विधि और चौथा रट कर याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा पूछताछ आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन बच्चे पहले से क्या जानते हैं, दूसरा सामान्य भ्रांतियाँ, तीसरा सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएँ, चौथा विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन से ही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। एक नया विषय पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षक के लिए जो जानना आवश्यक है, पहले से बच्चे क्या जानते हैं, उसकी सामान्य भ्रांतियाँ, यानी उसका पसंदीदा अधिगम शैली। ये इसमें पसंदीदा अधिगम शैली ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर डी तो होगा ही, यानी कि पसंदीदा अधिगम शैली। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है एक नया विषय, जैसे मान लीजिए आप क्लास में गए और कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सबसे पहले क्या पूछेंगे, बच्चों को पूछेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, आप इस विषय के बारे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ज़रूर पूछेंगे क्लास में। तो बच्चा का जवाब जो भी हो, लेकिन आप ज़रूर पूछेंगे कि आपको इसमें कुछ आता है या नहीं आता है। उसकी समान भ्रांतियाँ भी पूछेंगे, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएँ भी, और सीखने की पसंदीदा अधिगम। सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन नंबर ये डी है। लेकिन यहाँ आपको यहाँ सिर्फ इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, आपको ये चुनना है कि सब में से कौन कौन सा होगा। तो इसमें पहला भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा भी होना, और चौथा तो होगा ही होगा 100%। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 किस में है, 1 2 3 सही, यानी कि डी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। पहला ऑप्शन गैर संदर्भीकरण, दूसरा विस्तारण, तीसरा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, चौथा रट कर याद करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का विस्तारण तत्व जो है सहायक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन संकल्पना मानचित्रण, दूसरा खोजी अधिगम, तीसरा सहज अनुमान लगाना और चौथा निष्क्रिय नकल। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। पहला ऑप्शन उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, दूसरा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, तीसरा जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, चौथा है उनसे हो सफलता की कम उम्मीद रखें। उनसे, यहाँ जो है उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है जो उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य को सौंपना। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है बैठने की निश्चित व्यवस्था, दूसरा लचीला पाठ्यक्रम, तीसरा मानकीकृत आकलन और चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए जो है लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। तो समय बर्बाद ना करते हुए आप बस एक बार देख ले भी लेंगे ना, अगर क्वेश्चन मतलब सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, एक बार उसका आंसर देख लेते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्क्स तो है नहीं, बस सुना हुआ क्वेश्चन लगेगा और उसका आंसर ये होना चाहिए, फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं देखे हुए हैं तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए याद हो या ना हो, बस आप एक बार जो है जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है एक बार पूरे देख जाइए। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? पहला है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, चौथा डिस्लेक्सिया और चौथा डिस्प्रेक्सिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए डिस्कैल्कुलिया। दोस्तों ये डिस्कैल्कुलिया जो है ये लेखन संबंधी अक्षमता है, और ये डिसलेक्सिया जो है ये डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी अक्षमता है, और डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधित, ये हो गया पढ़ने संबंधित, और डिस्प्रेक्सिया है लेखन और चित्रांकन संबंधित, ये चित्रांकन। और अगला है आपका डिस्कैल्कुलिया, ये जो है गणना संबंधित। ये चारों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? पहला ऑप्शन है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, दूसरा निजी विद्यालयों में आरक्षण, तीसरा केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, और चौथा उनके लिए अलग विद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को निजी विद्यालय में भी आरक्षण का प्रावधान करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद में पेश किया गया था। अनुच्छेद 21 के 1 के तहत जो है भारत में 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। एक समावेशी कक्षा में पहला ऑप्शन विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी क्षमतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते हैं, तीसरा प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाता है, चौथा ऑप्शन विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाले बाधाओं को दूर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्यार्थी क्षमतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। समावेशी कक्षा मतलब वो ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी तरह के बालक एक साथ पढ़ेंगे। वो बच्चा चाहे विकलांग हो, गूंगा हो, बहरा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, वही समावेशी कक्षा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। अधिगमकर्ता, यहाँ पे दोस्तों लिखने में मिस्टेक है। यहाँ अधिगमकर्ताओं की
व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा, अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए और संचय होगा। उसके बाद है 3 नंबर, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन, सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। दूसरा, 328 को 984 से गुना करो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। और चौथा है शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यही जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। और तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। और चौथा है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? पहला ऑप्शन बहुभाषीयता। दूसरा, एक भाषावाद। तीसरा, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। चौथा, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुभाषावाद। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये 2020 जो है ये बहुभाषीयता पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है 5वीं वर्ग तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने के माध्यम की बात कही गई है। इसमें वर्ग 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जैसे आप अपने जो घर पे जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा आप स्कूल में भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कथन ए, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। इसका तर्क आर है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर, यहाँ पे आर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है नहीं करता है ए की। दूसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा ए और आर दोनों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है देखिए, आपको देखिए कि लग रहा है लड़कियों के शिक्षकों को जो है बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, जो कि ये लाइनें गलत है। दूसरा जो है आनुवांशिक क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। तो इसका ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, पहला ऑप्शन अंतःक्रिया या संवाद द्वारा होता है। दूसरा, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रशासन के रूप में होता है। तीसरा, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। चौथा, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं या संवाद द्वारा होता है। प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने दिया था, याद रखिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? पहला ऑप्शन मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। दूसरा, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। चौथा, आस्थाना के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। चौथा है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने वाले की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने में। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा।
समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता की व्याख्या जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन व दंड का अभिन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, तीसरा अधिकारित एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत जो है आधारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि वह क्या सही है और क्या नहीं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा बीएफ स्किनर, चौथा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है। दोस्तों यहाँ लेव वाइगोत्स्की होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो है पहला ऑप्शन देखिए उनकी आत्म केंद्रीय को दर्शाता है, दूसरा उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, तीसरा उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, चौथा उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य उनकी सोच नियमित करने में मदद करता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण के मौके देना, दूसरा ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, तीसरा किरमित करने के कार्य देना, चौथा मूर्त संसाधन देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को बच्चों का ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं हो, जो हो ये नहीं करना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है कितने से कितने वर्ष की आयु को कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, ये क्वेश्चन रहा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। पहला ऑप्शन सांवेदिक पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे अपना संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार जो है ये संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला संवेदी, ये पूछता है क्वेश्चन, संवेदी, दूसरा प्राक संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। ये संवेदी होता है 0 से 2 वर्ष, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, उसके बाद आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष और लास्ट आप वो हो जाता है मूर्त। और ये औपचारिक संक्रियात्मक ये 12 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को बोला जाता है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, डॉट और डॉट बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्कूल और धर्म। स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारण है। सामाजिक जो है स्कूल और धर्म ये हो गया दूसरा, और पहला तो सामाजिकरण के कारण जो है वो तो होता है परिवार और आस पड़ोस, पहला हो गया, दूसरा स्कूल और धर्म, क्योंकि बच्चे घर और परिवेश के बाद स्कूल में ही कुछ सीखता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है।
पहला ऑप्शन जन्म पूर्व अवस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्य अवस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वयस्क अवस्था। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील चरण है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। दोस्तों बाल्य अवस्था जो है कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु को कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था की 6 से 11 या 12 वर्ष की आयु को जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है इसे बाल्य अवस्था। इसमें बच्चा का जो है बहुमुखी विकास होता है और भाषा का सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इस जीवन अवधि के दौरान बच्चे जो है शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ वाक विन्यास को समझने की क्षमता का भी क्या होता है, अपने आप में विकास पैदा करता है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग को अब अगला टेस्ट जो है वो किस सब्जेक्ट पर बनाया जाए। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, दूसरा विकास केवल यहाँ पे केवल होगा, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तीसरा विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, चौथा विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही नहीं है, यहाँ पे नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन लोग जल्दी जल्दी पढ़ के ये नहीं देख के कौन सा सही है ये वाला भी टिक कर देते हैं, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है, ये सब देख के मारना चाहिए। तो विकास जो है केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, यह कथन क्या है, असत्य है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। विकास जो आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, क्योंकि विकास के जो है 2 आधार होते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो ये बी नंबर गलत होगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।